हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने मोल कॉन्सेप्ट में थर्ड लेक्चर के अंदर कुछ लॉज के बारे में। लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी उसमें हमने पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के, जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट मैंने आपको पढ़ाया था, एक्सेस रिएजेंट के बारे में बताया था मैंने, और कुछ चीजें बताई थी रिगार्डिंग थर्मल स्टेबिलिटी या फिर बोले तो डिसोसिएशंस ऑफ किसका कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। आज की क्लास हमारी रहने वाली है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, और साथ में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ किसका केमिकल कॉम्बिनेशंस। सो आज की क्लास जो होगी ये बेसिकली लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन कौन से लॉज होते हैं वो सारे के सारे लॉज हम लोग आज की क्लास में करेंगे खत्म। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के हुए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। आइए, सो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बच्चा बाड़ी कौन सी चीज, जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो बेटा ये जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर जो लॉज आएंगे वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग लॉज दिए। ठीक है, जिसमें डेल्टन का भी नाम आएगा, लेवोइजियर का भी नाम आएगा, प्राउस्ट का नाम आएगा, और लास्ट में आएगा नाम रिचर का। ठीक, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहला जो लॉ आता है इसके अंदर केमिकल कॉम्बिनेशन में, उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है बच्चा बाडी आप बचपन से पढ़ रहे हो, है ना। ऐसा बोला जाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हम लोग डील करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर जो मास रहेगा वो मास हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब रिएक्टेंट साइड में जो आप रिएक्ट करा रहे हो उनका मास, और प्रोडक्ट साइड में जो बनने वाला है उसका मास, दोनों का मास कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। कैसे, आइए समझते हैं इसको। सो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मेरे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2O, ये बना दिया मैंने। ठीक है, H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2O, ये केमिकल रिएक्शन है। अब मैं बोल रहा हूं कि इस रिएक्शन के अंदर ये जो हाइड्रोजन है ना, तो यहां पे पहले की बात कर रहा हूं। पहले मतलब जब मेरा H2O नहीं बन रहा है तब की बात कर रहा हूं। तो जब H2O नहीं बन रहा होगा तो भैया इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1 मोल। तो यहाँ पे इसका कितना होगा बताओ जल्दी से फटाफट, 1 मोल। बेसिकली इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 मोल हो जाएगा ना। इस साइड में कितना लिखा है, 1/2। तो 1 मोल ऑफ किसका, H2, ये बेसिकली कंबाइंड हो रहा है किसके साथ, 0.5 मोल ऑफ O2 के साथ। किसके साथ, जल्दी बोलो फटाफट से, 0.5 मोल ऑफ O2 के साथ। अभी H2O नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये पहले की बात है, H2O बनने से पहले। सो 1 मोल ऑफ H2 की बात करेंगे बच्चा पार्टी, तो कितने ग्राम होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 2 ग्राम। ये 2 ग्राम हो गया। 0.5 मोल ऑफ O2 की बात करेंगे बच्चा पार्टी, तो ये कितना होगा मेरे पास, तो एक ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 ग्राम। तो ये 16 ग्राम हो गया। सो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ H2O, रिएक्टेंट साइड, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ये है हमारे पास रिएक्टेंट साइड। और ये कौन सा है बेटा, इसको बोलते हैं अपन लोग प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड में जब प्रोडक्ट नहीं बना था उससे पहले जो मेरे पास टोटल मास आ रहा था वो कितना आ रहा है, जल्दी बोलो, 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 ग्राम। ये 18 ग्राम है। बट जैसे ही मैं आफ्टर की बात करूं, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ किसका, प्रोडक्ट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ किसका, प्रोडक्ट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और मैं ये मान रहा हूं कि इस साइड से ये दोनों चीजें क्या हो गई हैं, मेरी खत्म हो गई है ना। तो यदि ये दोनों चीजें खत्म हो रही हैं, या फिर 1 मोल H2 का जब 0.5 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली इसके आगे कितना है, 1। तो यहां पे भी क्या बनेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 1 मोल H2O बनेगा। क्या बनेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 1 मोल H2O। और 1 मोल H2O के अंदर भी यदि अपन लोग मास देखेंगे इसका, तो 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 18 ग्राम। कितना आ गया, जल्दी बोलो फटाफट से, 18 ग्राम आ गया। मतलब ये हमें ये बताना चाह रहा है कि जो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट के पास बिफोर रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट नहीं बना था उस समय, पहले रिएक्टेंट के पास कितना था, टोटल मास 18 ग्राम था। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई तो फाइनल मेरे पास H2O बना, कितना, 1 मोल। तो उसका भी कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। तो मतलब जितना अमाउंट हम लोगों ने रिएक्टेंट साइड में लिया था वही सेम अमाउंट हम लोगों को किस साइड में मिल रहा है, प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली फॉलो कर रही है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। समझ में आ गया।
या फिर आप इतना समझ लो कि जो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस देखेंगे, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सारी केमिकल रिएक्शन में ये लॉ फॉलो होता है, मतलब रिएक्टेंट का जो भी मास होगा वो बराबर होगा हमेशा किसके, प्रोडक्ट के मास के। बट ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि वहां न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये ऑब्जर्व होता है कि कुछ मास जो होता है वो चेंज होता है, कुछ मास जो होगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, कुछ या तो कम आएगा, कम ही आएगा, बेसिकली ज्यादा तो नहीं आएगा, कम ही आएगा मास। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ मास जो होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में वो रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास में, एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, तो उसमें एक पार्ट है जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, तब मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में कि उसके अंदर कैसे मास जो होगा वो सेम नहीं होगा, वो चेंज होगा। डन यहां तक? सो हम लोगों को ये पता लगा कि जितनी भी मेरे पास केमिकल रिएक्शंस होंगी वो केमिकल रिएक्शंस फॉलो करती हैं किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। सो दिस वाज द पॉइंट नंबर 1। बढ़ते हैं अपन लोग सेकेंड लॉ के साथ, है ना। इस साइड में एक लाइन खींच देता हूं। सेकेंड लॉ है बच्चा अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर इसी को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानेंगे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे तो इसको आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलो, चाहे आप इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलो, बात कैसी है, सेम है। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? तो बेटा एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एंटोइने लेवोइजियर। क्या नाम था, जल्दी बोलो फटाफट से, एंटोइने लेवोइजियर। ये साइंटिस्ट ने क्या दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। क्या नाम है, जल्दी बोलो, जोसेफ प्राउस्ट। ये जो जोसेफ प्राउस्ट थे, इन्होंने बेसिकली हमको लॉ दिया था कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। अब ये लॉ कहता क्या है, तो पहले आप इसको समझने की कोशिश करो। मेरे पास क्या है, एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या लिया, मेरे पास H2O है ना। अब ये H2O की स्पेशली हम लोग बात करें तो इसमें हाइड्रोजन जो होगा, वो हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 2। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसका एटॉमिक मास कितना है, 16 है। तो इनका जब रेशियो देखा जाएगा तो सिंपल रेशियो कितना आएगा इसका, 1:8। कितना आएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 1:8। अब ये बोला जाता है कि ये जो H2O है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास का जो रेशियो आ रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो, वो 1:8 है। तो इसका रेशो 1:8 ही रहेगा, चाहे इसका सोर्स कुछ भी हो। लाइक मैं जैसे अपने घर में हूं, मैंने घर में अपना पानी पिया, पानी जो पी रहा हूं H2O, उसके अंदर जो H और O का जो एटॉमिक मास का सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:8। मान के चलो मैं बाहर मार्केट में चला गया, वहां से मैंने पानी का एक बोतल लिया, वहां पे मैंने H2O देखा, उसके अंदर रेशियो कैसा होगा, उसके अंदर भी सेम होगा। मान के चलो मैं अपने इंडिया को छोड़ के किसी दूसरे देश में चला गया, वहां पे मैंने पानी का बोतल लिया, तो वहां पे भी रेशियो कितना रहेगा, 1:8 रहेगा। तो चाहे तालाब का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे किसी भी चीज का पानी हो, यदि पानी है, H2O है, तो उसके अंदर जो एटॉमिक मास का रेशियो रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कैसा रहेगा, सिंपलेस्ट रेशियो रहेगा। और कितने में रहेगा, 1:8 में ही रहेगा। ये बताता है हमको कौन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है। इसी को आप लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान देना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, when 1.8 gram of metal when 1.8 gram of metal gives 3 gram of किसका, मेटल ऑक्साइड on combustion and 1.8 gram of metal gives कितना, 3 gram of metal oxide on combustion and 1.5 gram of same sample 1.5 gram of same sample gives 2.5 gram of 2.5 gram of metal oxide. So check will it be satisfy
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया मेरा। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि मान लो मेरे पास 1.8 ग्राम मेटल है और 1.8 ग्राम मेटल को मैंने क्या किया बच्चा पार्टी, कंबशन कराया किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, और उसने क्या बना दिया, 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड बना दिया। अब सेम मैंने 1.5 ग्राम मेटल लिया, उसका भी मैंने कंबशन कराया तो उसने 2.5 ग्राम मेटल ऑक्साइड दिया। तो वो बोल रहा है कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ये चेक करना है कि क्या ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है कि नहीं कर रहा है। चलो बच्चा पार्टी चेक करते हैं, ध्यान देना सब लोग, इजी है क्वेश्चन, है ना, एकदम इजी है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए भैया, हमें इतना पता होना चाहिए कि मेटल और ऑक्साइड का जो सिंपलेस्ट रेशियो है, यदि वो सेम आ गया तो करेगा, और यदि सेम नहीं आया तो नहीं करेगा, सिंपल। तो देखो भैया सॉल्व कर रहा हूं ना, सॉल्व कर रहा हूं इसको। मेरे पास क्या था बच्चा पार्टी, मेरे पास मेटल है, मेटल को मैंने किसके साथ रिएक्ट कराया, O2 के साथ रिएक्ट कराया, और यहाँ पे क्या बना दिया, मेटल का ऑक्साइड बना दिया। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये पहला कंडीशन है। पहले वाले कंडीशन में कितना मेटल था, 1.8 ग्राम था। अच्छा, मेटल ऑक्साइड कितना बना, 3 ग्राम बना। तो यदि मेरे पास मेटल 1.8 ग्राम है, मेटल ऑक्साइड 3 ग्राम है, तो बेटा जो ऑक्साइड होगा वो कितना होगा, अरे तो मुझे पता लग गया ना यार, ऑक्साइड कितना होगा, 3 माइनस 1.8 इज इक्वल्स टू 1.2 ग्राम होगा। तो ये तो पहला कंडीशन आ गया मेरे पास, ठीक है। सो यहां से मेटल और ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्साइड का यदि मैं रेशियो देखूं, मेटल ऑक्साइड का रेशियो देखूं तो कितना आएगा, मेटल इज 1.8 एंड ऑक्साइड इज व्हाट 1.2। तो ये तो पहला कंडीशन आ गया फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है, दूसरी इक्वेशन कह रही है कि फिर दोबारा से मेरे पास क्या आया, मेटल आया, मेटल को O2 के साथ रिएक्ट कराया और ये क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड बन गया। अब इसमें जो मेटल है वो मेटल कितना दिया है, 1.5 ग्राम, ये 1.5 ग्राम है, ये कितना आ गया बेटा, ये 2.5 ग्राम आ गया। तो इसमें मेटल बाय ऑक्सीजन या ऑक्साइड की बात करेंगे तो इस जगह पर रेशियो क्या आएगा, तो ये आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, जल्दी बोलो फटाफट से। तो पहले तो मुझे ऑक्साइड निकालना पड़ेगा इसमें, मेटल ऑक्साइड 2.5 ग्राम है, इसमें से मेटल 1.5 ग्राम निकाल दिया तो ऑक्साइड कितना बचेगा, 1 ग्राम बचेगा। समझ में आ रहा है। अब आप इसको देखो, ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, सही है। तो यहाँ पे 6 3 जा कितना आ जाएगा 18 और 6 2 जा कितना आ जाएगा 12। तो बेसिकली ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 3/2 या फिर 3:2 आ गया, 3:2 आ गया मेटल और ऑक्साइड का रेशियो। यहाँ पे देखेंगे तो बेटा ये 1.5 है, ये 1.5 को मैंने ऐसे 15/10 भी तो लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तो ये भी कितना आ गया बेटा, 3:2 आ गया। सो यहां से हम लोगों को ये पता लगा है कि मेटल और ऑक्साइड दोनों का रेशियो जो आ रहा है इसके अंदर, वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। यदि ये सेम आ रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, ये बेसिकली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। दैट्स इट, टिक करना है, आगे निकल जाना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अपन लोग नेक्स्ट लॉ के साथ। सो दिस इज लॉ नंबर कौन सा, 3। दिस इज लॉ नंबर कौन सा बच्चा पार्टी, 3। सो समझो थर्ड लॉ क्या कहता है। थर्ड लॉ जो है बच्चा पार्टी हमारा, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे जल्दी बोलो फटाफट से, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और ये दिया था हमारे जॉन डाल्टन साहब ने, है ना। सो थर्ड है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये किसने दिया था, जल्दी बोलो फटाफट से, ये दिया था डाल्टन्स। किसने दिया था, ये डाल्टन्स ने, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला कि देखो भाई, मैं एग्जांपल दे देता हूं फिर आपको समझा दूंगा, ठीक है। इनके अनुसार ऐसा बोला गया था कि आपके पास कोई भी दो एलिमेंट होंगे तो आपको क्वेश्चन पहचानना भी कैसे है, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपको ये पूछा गया है कि कौन से लॉ को ये फॉलो कर रहा है, तो यदि वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा होगा तो उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होगी वो समझो आप लोग, ठीक है। सबसे पहला काम, दो एलिमेंट होंगे। तो मान लो मैंने जो दो एलिमेंट है वो एलिमेंट ले लिया, एक नाइट्रोजन ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया, ये दो एलिमेंट हो गए मेरे पास, ठीक। अब ये एलिमेंट दोनों कंबाइंड करके हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे।
जैसे मान लो एक आ गया मेरे पास N2O आ गया, एक आ गया मेरे पास N2O3 आ गया, अगला आ गया मेरे पास N2O4 आ गया, अगला आ गया मेरे पास N2O5 आ गया, ये आ गए। तो क्या आपको इतना समझ में आ रहा है कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दो से ही मिलके ये सारे कंपाउंड बन रहे हैं, तीसरा नहीं होना चाहिए। तीसरा होगा तो ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है, बात खत्म हो गई। तो मैं ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि कैसे हमको पहचानना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या उसके अंदर दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उन दो एलिमेंट से कुछ किस तरीके से कंपाउंड बना रखे हैं उसने। ठीक, अब ये कंपाउंड आ गए तो मुझे क्या करना है, मुझे ये काम करना है कि इसमें जो सेम एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक मास को आपको फिक्स करना है। तो जैसे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये N2 ले लिया, ये N2 ले लिया, ये N2 ले लिया, ये N2 ले लिया, इन सबके मास को मैंने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। क्लियर है? अब इनके मास को फिक्स करने के बाद जो बचा हुआ एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन है, इसके एटॉमिक मास को हमें लिखना है नीचे, इसके एटॉमिक मास को हमें लिखना है नीचे। तो इसका कितना आएगा, 16 रेशो 16 3 48, 16 4 64 और 16 5 80, मतलब 16 48 64 80। ठीक, ये हो गया। अब इसको सिंपलेस्ट रेशो में तोड़ें तो कितना आएगा बेटा, 1:3 रेशो 4 रेशो 5। क्या ये सिंपलेस्ट रेशो में आ रहा है? यस। यदि ये सिंपलेस्ट रेशो में आ रहा है तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को क्या करेगी, फॉलो करेगी। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑन कीपिंग atomic mass, on keeping atomic mass constant of किसका, one atom and the ratio of किसका, remaining atom, the ratio of remaining atom in all compounds must be followed कैसा, सिंपल रेशियो को वो क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। यदि वो सिंपल रेशियो को फॉलो कर रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहा है। समझ में आ गया बच्चा पार्टी? सो दिस वाज द कहानी ऑफ किसका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बढ़ते हैं अपन लोग आगे अपने चौथे लॉ के साथ, फोर्थ लॉ जो है बच्चा पार्टी, ये है हमारा लास्ट लॉ किसका, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। और ये दिया था बेसिकली हमको रिचर ने। किसने दिया था, जल्दी बोलो फटाफट से, रिचर, है ना। और इसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। क्या नाम है बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो फटाफट से, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल किसने दिया था, जल्दी बोलो, ये रिचर, RITCHER, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ये रिचर ने दिया था। अब बड़े ध्यान से सुनना, इसको यदि तुम लोग डेफिनेशन से पढ़ने जाओगे मॉड्यूल से या बुक से तो आपको भैया इजीली समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसकी इंग्लिश कुछ आपको इसी तरीके से दी जाएगी तोड़ मोड़ के कि आपको पल्ले पड़ेगा ही नहीं। तो बेहतर यह है कि आप इसको समझने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ रेसिप्रोकल कहते किसको हैं और हमें कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल फॉलो होगा या नहीं होगा। तो सिंपल है, आओ समझने की कोशिश करो। इसमें मैंने क्या बोला कि जिस तरीके से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के अंदर दो एलिमेंट्स आते थे, उसी तरीके से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। तो ये आपके लिए हिंट हो गया ब्रदर, हिंट हो गया। क्या हिंट हो गया, तो हिंट में मैंने लिख दिया कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मिलने वाले हैं आपको, 3 एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। 3 एलिमेंट्स के फिर 3 क्या मिलेंगे आपको, कंपाउंड्स मिलेंगे। समझ में आ गया, 3 एलिमेंट्स होंगे, 3 कंपाउंड्स होंगे। समझे? अब इसको समझने की कोशिश करो कैसे। सो एग्जाम्पल मेरे पास कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और एग्जाम्पल मैंने लिया किस किस का, तो एक एलिमेंट लिया बच्चा पार्टी मैंने कार्बन, एक एलिमेंट लिया मैंने हाइड्रोजन और एक एलिमेंट लिया मैंने ऑक्सीजन। ठीक, कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हुआ तो बेटा ये मीथेन बनाया CH4, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ तो ये जल बनाया H2O, और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ तो ये CO2 बनाया। ठीक, ये 3 कंपाउंड है, 3 एलिमेंट है। अब हमें यह समझना है कि क्या
ये जो इंफॉर्मेशन है ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो कर रही है। चलो चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, आपको इनमें से कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, या तो CH4 को CO2 के साथ कंपेयर करा सकते हो, या CO2 को H2O के साथ कंपेयर करा सकते हो, या H2O को CH4 के साथ कंपेयर करा सकते हो। मतलब आप इन तीनों में से किसी भी दो को कंपेयर करा सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बार इन दोनों को कंपेयर करा दूंगा, एक बार इन दोनों को कंपेयर करा दूंगा, एक बार इन दोनों को कंपेयर करा दूंगा। नहीं कराऊंगा, तीनों कंपेयर क्यों कराने भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दो मैं करा दूंगा, आप समझ जाना। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक तरफ मैंने क्या लिख दिया, CH4, और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया है, CO2। ध्यान देना। अब यहाँ पे कार्बन एटम को मैंने फिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ सेम है, तो इन दोनों को मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए मेरे, ये फिक्स हो गए, इनके मास को नहीं देख रहा मैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो आ रहा है बेटा, वो आएगा 4 रेशो कितना आएगा, 32। 4 रेशो 32, इसको सिंपलेस्ट रेशो में तोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1 रेशो 8 आ जाएगा। अरे सही है। ये किसका रेशो है, हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 1 रेशो 8। ठीक, किस किस में, CH4 और CO2 में। अब बचा कौन, अब H2O बचा। तो जो तीसरा कंपाउंड होगा, उस तीसरे कंपाउंड के अंदर जो एटॉमिक रेशो आएगा H और O का, वो भी सेम होना चाहिए इसके। यदि सेम आ रहा है तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो करेगा, और यदि सेम नहीं आ रहा है तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो नहीं करेगा। तो भैया अंधे को भी दिख रहा है बेटा, यहाँ पे कितना आएगा इसका, 2 रेशो 16। इसका सिंपल रेशो देखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 रेशो 8। मतलब इसका भी 1 रेशो 8 है, इसका भी 1 रेशो 8 है। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन थी, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो करता है। समझ में आया? सर आपने CH4 और CO2, इसमें CC सेम था इसीलिए आपने ले लिया, कुछ और लेके दिखाओ। चलो बेटा एक काम करते हैं, अब तुम्हारा मन है यार, अब मैं एक काम करता हूं, मैं इन दोनों को ले लेता हूं, है ना। दूसरा तो मैं किस किस को ले रहा हूं, ध्यान देना। दो कंपाउंड फिर से पकड़े मैंने, कौन कौन सा, एक H2O लिया और एक कौन सा लिया बच्चा पार्टी, CO2 लिया। अब यहाँ पे जो सेम आना है, सेम वाले को फिक्स करना है। तो ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 16। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। इस साइड से कार्बन कितना हो गया, 12, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 32। तो बेटा ये 16 को 2 के साथ नहीं है, तो 16 16 पहले सेम तो कर ले भाई। तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास, 1 रेशो 8, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 रेशो 8। तो ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सो यहाँ पे इसका 1 रेशो 8 आ रहा है, इसका 3 रेशो 8 आ रहा है। अब ये दोनों क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। तो बचा कौन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन रेशो कार्बन ये आ रहा है बच्चा पार्टी आपका 1 रेशो 3, ये आ रहा है आपका 1 रेशो 3। तो जो बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ जो होगा, जैसे मेरे पास कौन है, CH4। तो CH4 के अंदर यदि मैं देखूंगा तो कार्बन का कितना आएगा, 12, और H का कितना आएगा, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3:1। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का जो रेशो आएगा, ये भी कितना आएगा, 1:3। क्या ये दोनों सेम है, यस। और यदि ये दोनों सेम है बच्चा पार्टी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो कर रहा है। समझ में आ गया सब लोगों को? सो ये कुछ 4 लॉ थे हमारे पास, किसके, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के। बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलो मिटा रहा हूं, है ना। इसकी डेफिनेशन कुछ भी लिख लेना यार इंग्लिश में मिला के, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अगली चीज के साथ, और अगली चीज का नाम है हमारा एक और लॉ, एक और लॉ, और उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं गै-लुसैक्स लॉ। क्या बोलते हैं, गै-लुसैक्स लॉ ऑफ किसका, कंबाइनिंग वॉल्यूम। गै-लुसैक्स लॉ ऑफ किसका, कंबाइनिंग वॉल्यूम। अब ये क्या कहता है भैया, ध्यान देना। इसके अनुसार ये बोला गया कि एट अ गिवन कंडीशन, एट अ गिवन कंडीशन, जो मेरे पास कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, जो भी एक केमिकल रिएक्शन है, वो कैसे होगा बेटा, उसको डिफाइन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर व्हाट, वॉल्यूम। कैसे, मान लो एक रिएक्शन है N2 + 3H2, N2 + 3H2 gives 2NH3, ये है।
सबसे पहले क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? यस, नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, इधर भी हाइड्रोजन 6 है। सो ये हो गया हमारे पास N2 + 3H2 gives 2NH3, एक केमिकल रिएक्शन। यदि इसमें हम लोग मोल की टर्म्स में बात करें, इन टर्म्स ऑफ मोल की टर्म्स में बात करें, तो बेटा इसके आगे कितना लिखा हुआ है? 1। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ किसका? N2। 1 मोल ऑफ N2 कंबाइन कर रहा है किसके साथ? कंबाइन विद 3 मोल ऑफ किसका? H2। H2 gives 2 मोल ऑफ किसका? NH3। ध्यान देना सब लोग, 2 मोल ऑफ किसका? NH3। तो ये कहानी हमें यहां से समझ में आई। ठीक है, मोल्स की टर्म में देखेंगे तो क्या बोलेंगे? इसका कितना मोल है भाई? N2 का। तो आगे क्या लिखा हुआ है? 1। तो ये 1 मोल हो जाएगा। ये कितना है इसका? 3 मोल हो जाएगा। ये कितना है इसका? 2 मोल हो जाएगा। तो बेसिकली 1 मोल इसका 3 मोल के साथ रिएक्ट किया, 2 मोल बना दिया। बट क्या इसने मोल की टर्म में बात की? नहीं, इसने बात की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इनके अनुसार ये बोला गया, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इनके अनुसार ये बोला गया कि बेटा यहां पे V वॉल्यूम ऑफ किसका? N2। जब ये कंबाइंड हुआ, V वॉल्यूम ऑफ किसका? अच्छा, कितना वॉल्यूम? 3V ऑफ किसका? H2। ये क्या देगा आपको? 2V ऑफ NH3 देगा। क्या देगा? 2V ऑफ NH3 देगा। अब ये वॉल्यूम आपका कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो यहाँ पे लीटर मान सकते हो, ml मान सकते हो, dm क्यूब मान सकते हो, है ना, सेंटीमीटर क्यूब मान सकते हो, mm क्यूब मान सकते हो, मीटर क्यूब मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप लोग। तो यदि मैं लीटर की टर्म्स में बोलूं तो कैसे डिफाइन करूंगा इसका? 1 लीटर ऑफ किसका? N2 प्लस 3 लीटर ऑफ किसका? H2। ये क्या दे रहा है बच्चा पार्टी? 2 लीटर ऑफ NH3। सो ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि वॉल्यूम की टर्म्स में हम लोगों को किस तरीके से कंपेयर करना है किसको? वॉल्यूम को एट अ गिवन कंडीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो बस इतना ही था। क्या? गैलुसैक्स लॉ ऑफ किसका? कंबाइनिंग वॉल्यूम। इन्होंने बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन को उनके वॉल्यूम के बेसिस पे बताया कि किस तरीके से रिएक्टेंट साइड में वॉल्यूम आपस में कंबाइन होके फाइनल प्रोडक्ट का वॉल्यूम बनाएंगे। डन। चलो बढ़ते हैं आगे। एज सच आपको इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जब हम लोग स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर इसका यूज आता है। तो वो जब क्वेश्चन देखेंगे तब अपन लोग इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका खत्म, गैलुसैक्स लॉ डन। अब बढ़ते हैं बच्चा पार्टी अगले लॉ के साथ, और अगला लॉ है हमारा कौन सा? ध्यान देना, अगला लॉ है हमारा, उसका नाम है अवोगाड्रोस लॉ। कौन सा लॉ? अवोगाड्रोस लॉ। अब ये अवोगाड्रोस लॉ जो होता है ना बेटा, ये काम करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे काम करता है जल्दी बोलो फटाफट से? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर हमारे कांस्टेंट होंगे तो उस समय हम लोगों को क्या लेना है? अवोगाड्रोस लॉ आता है। अब ये अवोगाड्रोस लॉ हमें समझाता क्या है? ये हमको कहता है बच्चा पार्टी कि मान लो मेरे पास जो एक इक्वेशन थी, मैंने क्या इक्वेशन बोली थी आपको? पीवी इज इक्वल्स टू क्या बोला था? एनआरटी। अब पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी के अंदर टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट, आर तो खुद ही कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे V और N में रिलेशन क्या आएगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। क्या आएगा जल्दी बोलो फटाफट से? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। और यही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पढ़नी थी। अभी तुमको ये फील नहीं हो रहा होगा, है ना, कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, तो इससे क्या मतलब है? आओ समझते हैं। मान लो यहां पे मेरे पास क्या है? एक कंटेनर दिया है, एक कंटेनर है ये, और इस कंटेनर में यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा, इसका वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। कितना दिया जल्दी बोलो फटाफट से? 1 लीटर। इसके अंदर जो गैस है वो गैस डाल रखी है मैंने SO2। कौन सी गैस डाली है? SO2। और इसके अंदर एक और कंटेनर आ गया, इस कंटेनर का वॉल्यूम भी कितना है? इसका भी 1 लीटर है। और इसके अंदर जो गैस डाली हुई है वो डाली है मैंने N2, बोले तो नाइट्रोजन गैस। अब देखो दोनों गैसेस का नेचर कैसा है? अलग अलग, क्योंकि दोनों गैसेस अलग अलग हैं। ये SO2 गैस है, ये N2 गैस है, तो भाई नेचर तो अलग होगा ही। बट यहाँ पे वॉल्यूम कैसा लिया है? इसका 1 लीटर है और इसका भी वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। मतलब वॉल्यूम दोनों का कैसा है? सेम है। अरे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर A एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर B दोनों कैसे हैं? सेम है।
तो इनके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि यदि इन दोनों कंटेनर को हम लोग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर लेके चल रहे हैं तो ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स किसके, SO2, ये बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स किसका, N2 के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, SO2, ये बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, N2 के। कंडीशन तुम्हें पता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसा होना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से, कांस्टेंट। तो उस समय हम लोग ये बोल सकते हैं कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस एट गिवन दिस कंडीशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द गैसेस विल बी सेम। बट क्या इनके एटम सेम होंगे, नहीं, एटम सेम नहीं होंगे, एटम सेम नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि एटम निकालने के लिए मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी के साथ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2। यहाँ पे कितनी एटॉमिसिटी है SO2 की, तो 2 + 1 3। तो भाई दोनों की एटॉमिसिटी तो अलग अलग है, तो यदि एटॉमिसिटी अलग अलग है तो एटम्स कैसे आएंगे, डिफरेंट। समझ में आ रहा है। बट मॉलिक्यूल्स और मोल्स दोनों कैसे आएंगे, सेम। तो यहाँ पे हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, और डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, एज पर दिस लॉ नंबर ऑफ मोल्स और molecules of gases will be same at same temperature and at constant what, temperature and pressure, if they are occupying what, सेम वॉल्यूम। ये दोनों का वॉल्यूम जो है या फिर गैसेस का जो वॉल्यूम है वो कैसा है, सेम है। तो उस कंडीशन में उनके नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों सेम होंगे। बट क्या एटम्स अलग होंगे, एटम सेम होंगे, नहीं, एटम सेम नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल देते हैं बच्चा पार्टी, और नोट पॉइंट क्या है, एटम्स could be different as they are depends on किसके ऊपर, एटॉमिसिटी। क्यों बेटा, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, एटॉमिसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यदि वो एटॉमिसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, जल्दी बोलो फटाफट से, एटम्स कुड बी डिफरेंट। डन। सो दिस वाज द कहानी ऑफ किसका, एवोगाड्रोस लॉ। बढ़े आगे, चलिए मिटा देता हूं इसको, है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चा पार्टी अपने पास कौन सा चीज, अगला चीज है अपने पास जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास। क्या है, जल्दी बोलो फटाफट से, एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, तो इसको एक क्वेश्चन के तरीके से समझने की कोशिश करो। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर क्या है बच्चा पार्टी, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन है। और जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, आप सबको पता है। एक होता है 35 और एक होता है क्लोरीन का 37। तो इस कंटेनर के अंदर दोनों आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, एटॉमिक नंबर 17 और इसका भी एटॉमिक नंबर 17, ये दोनों प्रेजेंट हैं। अब ये बोला गया कि यहाँ पे ये जो है मेरे पास और ये जो है मेरे पास, एक को कितना मान लिया बच्चा पार्टी मैंने, एक को मान लिया मैंने, मान लो 75%। कितना मान लिया, जल्दी बोलो फटाफट से, 75%। और ये जो है ये कितना है, ये 25% है। कितना है ये, 25% है। तो वो ये पूछ रहा है कि इस कंटेनर के अंदर या इस कंटेनर का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। क्या पूछ रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से,
इस कंटेनर का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। सो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का हमारे पास बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का हमारे पास बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या? तो पहले तो आपको क्या करना है, इसका परसेंटेज देखना है। परसेंटेज कितना दिया है? 75। ध्यान देना, 75% दिया है तो 75 ले लिया, इनटू इनटू इसका मास कितना है? 35 है। क्लियर है? प्लस इसके मास की बात करेंगे तो कितना है बच्चा पार्टी? 37 है, इनटू इसका कितना आ जाएगा वैल्यू? 25 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? तो टोटल है हमारे पास 100। फिर से सुनो, मैंने क्या किया, मेरे को परसेंटेज लेना है इनटू एटॉमिक मास लेना है। तो यहाँ पे एएम एवरेज एटॉमिक मास क्या बोल सकते हैं? समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ किसका? परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप। परसेंटेज ऑफ किसका? परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास, इनटू एटॉमिक मास। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज ऑफ किसका? मिक्सचर। टोटल परसेंटेज ऑफ किसका? मिक्सचर। तो ये आ गया हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। समझ में आ गया सबको? अब मैं क्या करूं, तो अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भैया। तो 75 इंटू 35, 5 5 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 5 15, 1 3 7 21 और 1 22, 5 12, 2 3 2 5 6, 2625। सो 2625 प्लस 37 आ गया, 25 आ गया। तो कितना लिखेंगे इसको? जल्दी बोलो फटाफट से। यहाँ आ जाएगा 5 7 35, 3 5 3 15, 16 17 18, 8 2 7 14, 1 2 3 6 1 7 और 1 5 और 1 12, 2 7 1 8 1 9, 925 हो गया। अब यहाँ पे 5 5 10 0 1 2 2 4 5 9 1 10 5 15 1 2 1 3, ये आ गया 3550। तो बेसिकली इसका जब मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने तो कितना वैल्यू आया बच्चा पार्टी? देखो मुझे तो याद था, लेकिन ये मैंने जस्ट तुम्हारे लिए सॉल्व किया है ना। 3550 डिवाइडेड बाई कितना? 100। तो जब आप इसको जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जब इसको सॉल्व करोगे बच्चा पार्टी तो कितना आ जाएगा? 35.5 AMU। क्या आ गया जल्दी बोलो फटाफट से? 35.5 AMU। क्या आ गया जल्दी बोलो? एटॉमिक मास निकालोगे तो इस यूनिट को जस्ट अपन लोग क्या लिख देते हैं? 35.5 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं जल्दी बोलो फटाफट से? 35.5। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम लोग क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन के एटॉमिक मास को अपन लोग कितना मानते हैं? 35.5, या फिर वन एटम ऑफ किसका? क्लोरीन को हम लोग 35.5 AMU के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को? तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया बच्चे पार्टी? चलो ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई। ठीक है, मिटाओ इसको। चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक मिक्सचर ले लिया फिर दोबारा से, मतलब एक कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में कौन कौन प्रेजेंट है? इसमें कार्बन प्रेजेंट है 6C12 और यहाँ पे ये कार्बन प्रेजेंट है 6C14। ये दो कार्बन प्रेजेंट है। फिर दोबारा से इसका कितना परसेंट ले लिया? 40% है और इसका कितना है? 60% है। तो उसने पूछा है कि बताओ इस मिक्सचर के अंदर एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। बड़ा सिंपल है, अभी सॉल्व किया हम लोगों ने। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्या बोलोगे? इसका मास कितना है? 12 इंटू कितना परसेंटेज है? 40 प्लस इसका मास कितना है? 14, परसेंटेज कितना है? 60, डिवाइडेड बाय टोटल कितना आ गया? 100 आ गया। तो बेटा ये 12 4 48, 480 ये आ जाएगा, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 और 840 ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 100। बेटा ये कितना हो जाएगा? 0 8 4 12 2 1 8 4 12 और 1 13, डिवाइडेड बाय कितना? 100। 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 13.2। खत्म। अरे समझ में आया बच्चा पार्टी? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। डन। चलो बढ़ते हैं आगे। बेटा एवरेज एटॉमिक मास जो आया, ऐसे ही एक और टर्म होती है जिसका नाम है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या है जल्दी बोलो फटाफट से? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास देखना है भैया, ये क्या होता है? तो मान लो मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास कुछ भी कोई भी मैंने मान लिया कि पॉल्यूटेड एयर है,
और ये पॉल्यूटेड एयर के अंदर कुछ कुछ चीजें दी हैं। कौन कौन सी चीजें दी हैं? मान लो O2 दिया है, N2 दिया है ना, और CO2 दिया है ना, और क्या दे रखा है? H2 दिया हुआ है। कुछ भी मैंने मान लिया यार अपने मन से, ठीक है, आपको क्वेश्चन में देगा ये सब कुछ। तो मान लो इसका मैंने कितना मान लिया? 32 ग्राम मान लिया, ठीक है। ये कितना मान लिया? 44 ग्राम मान लिया। अच्छा, 4 2 6 4 3 7 कितना हो गया? 76। इसको 14 मान लिया, तो 6 4 10 0 7 1 8 9। इसको कितना मान लिया? 14 ग्राम मान लिया। और ये कितना मान लिया बच्चा पार्टी? बचा हुआ कितना बचा? 10 ग्राम मान लिया। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पॉल्यूटेड एयर है उसके अंदर ये क्या दे रखा है? ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है। तो आपको क्या निकालना है? आपको ये निकालना है कि ये जो एयर है मेरे पास, इसका एवरेज मोलर मास क्या आएगा इस मिक्सचर का। क्या निकालना है? एवरेज मोलर मास क्या आएगा इस मिक्सचर का। तो जैसे एवरेज एटॉमिक मास है वैसे ही एवरेज मोलर मास है। करना क्या है बच्चा पार्टी? फिर दोबारा से एवरेज मोलर मास बोले तो AMM इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा? इसका मॉलिक्यूलर मास। वहां पे क्या आता था? उसका एटॉमिक मास आता था, एटम था। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा। आगे आगे क्या लेना है? अब यहाँ पे जस्ट ये देखो कि 32 ग्राम मैंने लिखा है। ये बेसिकली किसमें दे रखा है? ये इसकी परसेंटेज में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ? जल्दी बोलो फटाफट से। ये परसेंटेज में 32%, 14%, 44% और ये 10%, कुछ ऐसे दिया हुआ है, समझे? अब ये परसेंटेज वेरी कर सकता है। मैंने जस्ट एक क्वेश्चन बनाया है इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है तुम्हें समझाने के लिए। तो एवरेज मोलर मास जो आएगा वो कैसे आएगा? तो इसका परसेंटेज इंटू इसका मास। तो क्या लिख दूं? 32 इंटू कितना लिखना पड़ेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। 32 प्लस 14 इंटू कितना लिखना पड़ेगा? 28 प्लस 44 इंटू कितना लिखना पड़ेगा? 44 प्लस 10 इंटू कितना लिखना पड़ेगा बच्चा पार्टी? 2। ये डिवाइडेड बाय टोटल देखोगे तो कितना आ जाएगा इसका? तो टोटल आ जाएगा 100। तो ये 100 आ गया, खत्म। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज मोलर मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। एवरेज मोलर मास आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? जल्दी बोलो। डन यहाँ तक? तो ये है हमारे पास किस चीज की बात? एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं बच्चा पार्टी आगे, और आगे की चीज जो है हमारी, एक और चीज बची है जिसका नाम है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। चलिए देखते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है। सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है, इसमें जो हमारे पास मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे कोई भी एलिमेंट का आपको मास दे देगा और उसके नंबर ऑफ एटम्स बता देगा आपको, और फिर आपसे ये पूछेगा कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा उस कंपाउंड का। तो मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे अवस्थी में भी क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज 1 के अंदर, कैफीन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं किसके अंदर? परसेंटेज कॉम्पोजिशन में। बड़ा इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, आप समझो। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? बड़े ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, है ना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करें तो जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल लिया मैंने, और एग्जांपल क्या है मेरे पास? CO2 है, ठीक। अब CO2 का जो टोटल है मेरे पास, वो टोटल कितना है? टोटल मैंने मान लिया कि इसका जो मास है वो कितना है मेरे पास? 44 ग्राम है, राइट। 44 ग्राम होता है 1 मोल के अंदर, राइट। अब वो बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है इसके अंदर। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। तो एक कार्बन एटम का मास कितना होगा बच्चा पार्टी? 12। लिख दिया 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है इसका? 44 है, इनटू क्या करना है? 100, खत्म। तो ये कितना आ जाएगा? 22। ये कितना आ जाएगा? 6, और काटोगे तो 3। ये कितना आ जाएगा? 11। ये कितना हो गया? 300 डिवाइडेड बाय 11। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 11 से 2 कितनी बार गया? 22। कितना बचा? 8 बचेगा, सही है। 11 से 2 22, कितना बचा? 8 बचा। 80 आ गया। 7 से कितना हो गया? 77। कितना बचा? 3 बचा। पॉइंट लगा दो, जीरो बढ़ा दो, तो 27.2% क्या होगा इसके अंदर? कार्बन प्रेजेंट होगा। समझ में आया?
1 मोल ऑफ CO2 के अंदर जिसका मास 44 ग्राम है, उसके अंदर एक ही कार्बन का एटम है, तो उसका परसेंटेज 27.2 है। ओके, परसेंटेज ऑफ O कितना होगा सर? बड़ा सिंपल है, कितने एटम है? 2 हैं, 2 एटम है, एक का मास कितना है? एक का मास 16 है, डिवाइडेड बाय कितना? 44 इंटू कितना? 100, ये भी आ गया। तो यहां से फिर से क्या करोगे, ये 22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 50, ये कितना हो जाएगा? 11, ये कितना हो जाएगा? 1। 16 पंजे कितने होते हैं? 80, सही है। तो ये 800 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 11। अब 800 डिवाइडेड बाय 11 करोगे बच्चा पार्टी, तो कितना आ जाएगा? 11 7 77, 3 बचेगा, 3 बचेगा, तो 11 2 22, सही है। कितना बचेगा? 11 800, 7 से 77, कितना बचा? 3 30, और 11 2 22, कितना बचा? 8, फिर से 7, तो 72.7%। क्या लिख देंगे? 72.7%। बात समझ में आ रहा है सबको? सो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, इसके अंदर परसेंटेज निकाल दिया। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान देना। मेरे को दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल कितना आएगा बच्चा पार्टी? 100 ग्राम आएगा, मानेंगे तो, है ना? माने क्या आता है? कैल्शियम का कितना आएगा? 40, इसका कितना आता है? 12, इसका कितना आता है? 48, तो 48 प्लस 12 60, 60 और 40 100 ग्राम हो गया। अब इसके अंदर क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ Ca निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ Ca क्या बोलोगे? एक एटम है, एक एटम का मास कितना होगा? जल्दी बोलो फटाफट से। 40, तो 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना? 100। अरे भैया साफ साफ दिख रहा है, 40% हो गया ये तो। ठीक है, कार्बन की बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा? तो फिर दोबारा से एक ही एटम है, तो 12 डिवाइडेड बाई कितना? 100 इंटू कितना लिखना पड़ेगा? 100, तो ये कितना हो गया? ये 12% ही हो गया, सिंपल। यहाँ तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो एक एटम का कितना होता है? 16, तो 3 एटम है, तो क्या होगा? 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई कितना? 100 इंटू कितना? 100, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 48%। समझ में आ रहा है? सो यहाँ से यदि हम इसका फॉर्मूला निकालने के लिए जाएं, तो हम लोग फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं बच्चा पार्टी परसेंटेज कॉम्पोजिशन का? बड़े ध्यान से सुनना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ किसका? ऑफ एन एलिमेंट। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ किसका? ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू, बराबर होगा किसके? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ किसका? मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास कितना होगा? इनटू नंबर ऑफ एटम कितने हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ किसका? कंपाउंड, मास ऑफ किसका? कंपाउंड, इनटू कितना? 100। ये तरीका है बच्चा पार्टी जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज को? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ किसका? ऑफ एन एलिमेंट। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मिटा रहा हूं इसका ना। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका? हीमोग्लोबिन इफ परसेंटेज ऑफ किसका? FeS कितना? 20%। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि आयरन जो है उसका कितना दे रखा है बच्चा पार्टी? आपको 20% दे रखा है। आयरन कितना दे रखा है आपको? 20% दे रखा है, और आपसे ये पूछा है कि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। समझ में आया? बड़ा सिंपल है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे मोलर मास है ना, ये मास नहीं, मोलर मास ऑफ किसका? कंपाउंड। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, है ना? सॉल्यूशन देखो ध्यान से। परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट कितना दे रखा है? 20, तो मैंने 20 लिख दिया यहाँ पे। तो 20 इज इक्वल्स टू, हीमोग्लोबिन है, नंबर ऑफ एटम मिनिमम कितना होगा मेरे पास? एक होगा। कई सारे क्वेश्चंस में आपसे नंबर ऑफ एटम पूछेगा, नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा, जब आपको क्या दिया जाएगा? मोलर मास कंपाउंड का दे देगा। लेकिन मुझे तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड ही निकालना है, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितना मान लूंगा? मिनिमम एक मान लेता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी? 1 इंटू एटॉमिक नंबर आयरन का कितना होता है बच्चा पार्टी? 56 इंटू कितना? 100 डिवाइडेड बाय कितना? x।
तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कितना आ गया 5, 2 5 10 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू कितना बोलोगे, जल्दी बोलो फटाफट से, 56 इंटू कितना 5, 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 5 25 और 3 खत्म हो गया आंसर 280। अरे समझ में आ रही है, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट इसके ऊपर, है ना, इसको मिटा देता हूं। और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन है xy is a compound, xy is a compound having molecular formula कितना 450, having molecular formula कितना 450, है ना, and the percentage of sodium present was 15%, then calculate number of atoms of किसका, सोडियम प्रेजेंट इन किसके अंदर, इन द गिवन कंपाउंड। जो आपको कंपाउंड दे रखा है उसके अंदर नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने प्रेजेंट होंगे, हमको जस्ट ये निकालना है, ठीक है, इन गिवन कंपाउंड। बड़ा सिंपल है बच्चा पार्टी, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। इस बार आपको नीचे की वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज दे रखी है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, कुछ नहीं करना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एलिमेंट का पता होना चाहिए, परसेंटेज कितना है। तो कितना दे रखा है 15, तो मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया। 15 इज इक्वल्स टू कितने एटम है मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको x मान लिया। एक सोडियम का मास कितना होता है बच्चा पार्टी 23। टोटल मास कंपाउंड का कितना दे रखा है 450, इंटू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 3 15 और 5 से 5 2 10, सही है। 45 इंटू 3, तो 45 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना 46, ये क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 1 3 4 जा 12 और एक 13 डिवाइडेड बाय 46। अब ये 2 बार जाएगा, है ना। 2 से 2 6 12 की 2 हासिल 1 2 4 8 और एक 9, कितना बचेगा, यहाँ पे 3 आ गया और इस साइड में कितना आएगा बच्चा पार्टी, ये 4 आ जाएगा। 43 पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, तो आगे इसको सॉल्व कर लेना। तो एटम्स जो होंगे वो 2.5 मतलब 2.5 3.4 2.1 ऐसे तो एटम आएंगे नहीं। एटम आएंगे तो या तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा, लाइक दैट। तो सर आपका क्यों आ रहा है, अरे नौटंकी, मैंने तो सवाल ये माना है। जब आपको क्वेश्चन देगा तो वो कुछ इस तरीके से देगा जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैसे आएंगे, सिंपल रेशियो में आएंगे, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा 1 2 3 4 लाइक दैट। समझ में आ रहा है। सो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि इसके हिसाब से जो आंसर आना चाहिए, मैंने कितना बोल दिया है, नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे 2, कितने आएंगे जल्दी बोलो 2। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के क्वेश्चंस को। उम्मीद है आपको आज की क्लास बड़े अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और यदि आपको क्लास समझ में आई होगी बच्चा पार्टी, तो प्लीज एक लाइक करिए और एक अच्छा सा कमेंट करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।